नेहरू को अगर ये बतौर एक गिफ्ट सिंगोल मिला भी होगा, तो वो समझते हो कि बेकार की चीजें साइड म्यूजियम में डालो और सेकुलर डेमोक्रेटिक मॉडर्न नेशन बनाओ, ये उनके पीछे दर्शन रहा। लेकिन पार्टीशन के हॉरर्स के बावजूद, उस समय जो बिटरनेस था उसके बावजूद नेहरू जी की यह क्षमता थी कि उन्होंने इस तरह की राजनीति को पनपने नहीं दिया। तमिलनाडु सामाजिक न्याय की भूमि है और जो दो महत्वपूर्ण दल हैं वहां पर, एक तरफ से डीएमके और दूसरी तरफ से अन्ना डीएमके, दोनों दल राजनीतिक रूप से विरोधी भले ही हों, लेकिन जहां तक पेरियार के आइडियल्स की बात होती है, उनकी विचारधारा की बात होती है, सब उन्हीं की विचारधारा को फॉलो करते हैं और उन्हीं की विचारधारा की बात करते हैं। नेहरू जी के समय में ये सिंगोल कोई हस्तांतरण हुआ, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। हाँ, उन्हें उनके पास आया था और जब आया तो उन्होंने उसका उचित स्थान भी समझा कि एक म्यूजियम में रखने लायक चीज है, और उन्होंने म्यूजियम में रख दिया जहां जनता आएगी और देखेगी। 28 मई सावरकर का जन्म और उसी दिन नए पार्लियामेंट के उद्घाटन की घोषणा। बवाल कट गया है, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 19 दलों ने उद्घाटन समारोह के बाइकआउट की घोषणा की। इसके साथ साथ जो सत्ता हस्तांतरण का जो सिंबल है, सिंगोल, वो भी विवाद के घेरे में है। अब ऐतिहासिक प्रमाण ये कह रहे हैं कि नेहरू साहब ने वो हस्तांतरण के रूप में वो सिंगोल नहीं लिया था। भारत सरकार की ओर से एक वीडियो जारी किया गया था और वीडियो में कहीं भी न तो न्यूज क्लिपिंग है जिसमें सिंगोल लेते हुए दिखलाया जाए, न तो कोई इसका साक्ष्य है। और जवाहरलाल नेहरू के बायोग्राफी पे और कलेक्टेड राइटिंग्स एंड स्पीचेस पे काम करने वाले प्रोफेसर माधवन के पलात ने बहुत ही सीरियस गंभीर इस पे प्रश्न चिन्ह खड़े किए। वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन इस एपिसोड में चर्चा करने जा रहा हूं और मेरे साथ एक खास मेहमान है, करुणा सागर साहब, फॉर्मर डीजीपी तमिलनाडु और अभी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। इनसे बातचीत करेंगे और दिलचस्पी मेरी इसलिए भी है कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ होने के साथ साथ तमिलनाडु में रहे हैं और अभी संदर्भ तमिलनाडु का है कि सिंगोल चोल साम्राज्य से आया था। उसका प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, ये बाद में बात करेंगे। क्या वो डेमोक्रेसी का सिंबल है, ये राजशाही सामंतशाही का सिंबल है, इससे बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन क्या तमिलनाडु में इस तरह का कोई प्रचलन अभी कुछ है, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि वहां पे आईपीएस ऑफिसर रहे हैं तो लंबे समय तक तमिलनाडु में रहे हैं। क्या कुछ प्रचलन में है या सिंगोल के माध्यम से तमिलनाडु की राजनीति में एंट्री मारने का प्रयास है? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। सीधे लिए चलता हूं सागर साहब के पास और उनसे जानना चाहता हूं उनकी पार्टी जो है, वन ऑफ दी सिग्नेटरी, जो कि 19 पार्टी ने जो बाइकआउट किया है, उसमें एक आरजेडी भी है, तो समझना चाह रहे हैं कि आखिर ये बाइकआउट क्यों और कैसे, और जो पूरा मामला है उसको कैसे समझा जाए। स्वागत है सर। धन्यवाद प्रोफेसर साहब, धन्यवाद। और एक खास परिचय आपका और करा दूं कि हमारे में और सागर साहब में खास रिश्ता है। वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट रहा हूँ, मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूँ और सागर साहब हिंदू कॉलेज में पढ़ा चुके हैं, हंसराज कॉलेज के स्टूडेंट रहे जी। नाउ फ्लोर इज जी, योर्स। देखिए, ये जो सिंगोल की जो बात हो रही है, तो आपने सही कहा कि ये एक प्राचीन काल में ऐसी परंपरा थी, और मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में एक म्यूरल है जिसमें दिखाया जा रहा है कि मीनाक्षी देवी राजा को सिंगोल दे रही हैं। तो राजा को एक तरह से शक्ति प्रदान कर रही हैं, राजा के पोजीशन को लेजिटिमाइज कर रही हैं। तो उस समय की ये बात थी। जी और आज के प्रजातंत्र में इस तरह के सिंबल का मेरी समझ से कोई स्थान नहीं है। और जैसा आपने कहा कि नेहरू जी के समय में ये सिंगोल कोई हस्तांतरण हुआ, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। हाँ, उन्हें उनके पास आया था
और जब आया तो उन्होंने उसका उचित स्थान भी समझा कि एक म्यूजियम में रखने लायक चीज है, और उन्होंने म्यूजियम में रख दिया जहां जनता आएगी और देखेगी। इससे ज्यादा उन्होंने इसको कोई महत्व नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत ही आधुनिक विचारधारा के व्यक्ति थे। और ये जाहिर बात है कि इस तरह के राजशाही चिन्हों में उनका कोई शौक नहीं था। अ, सर अगर हम चोल पीरियड की बात करें तो प्रोफेसर डीएन झा ने एक बड़ा मशहूर आर्टिकल लिखा था, शायद आपने देखा होगा, फ्यूडल ट्रेड्स ऑफ टेम्पल इन अर्ली मिडिवल साउथ इंडिया, जिसमें पल्लवा और चोला पीरियड के टेम्पल के ऊपर बात की गई, टेम्पल के फ्यूडल डायमेंशन के ऊपर। और जैसे दिखाया गया है कि कैसे जो पल्लवा पीरियड में जो टेम्पल की संख्या 78 थी, वो बाद में कैसे काफी 150 हो जा रहा है और कैसे बढ़ रहा है, लैंड ग्रांट्स मिल रहा है उनको, और एक फ्यूडल लॉर्ड की तरह टेम्पल इमर्ज कर रहा है जिसमें 400 नर्तकियां होती थी, देवदासी, तमाम ये सब डायमेंशन वहां से जुड़ा हुआ है। तो मॉडर्न पीरियड में इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल करके, और हम लोग जानते हैं इतिहास में कि यहाँ राज धर्म का मतलब होता है राजा द्वारा वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करना। राजा का एक काम है वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करना, और वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से ही न्याय प्रक्रिया को लागू करना। तो ये तो भारत के प्राचीन इतिहास की परंपरा है, उसको इस समय इस तरह से सिंबॉलिकली स्थापित करके क्या साबित करना चाहते हैं मोदी साहब? देखिए, प्रधानमंत्री हर मौके को राजनीति की दिशा से सोचते हैं, जी। और क्या राजनीतिक फायदा हो सकता है। जैसे आपने कहा कि बीजेपी की बहुत कोशिश रही है बहुत लंबे अरसे से तमिलनाडु में पैठ बनाने के लिए, और कुछ समय पहले काशी में एक बड़ा संगम भी ऑर्गेनाइज किया गया तमिल। था, जो इस हाँ, दिशा में एक प्रयास था। जी। और देखिए, कल ही जो इनके स्टेट प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, अब ठीक है। अन्नामलाई ने प्रधानमंत्री को इस बात का धन्यवाद दिया कि आपने तमिलनाडु के एक चिन्ह को सम्मान दिया है। तो ये बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है, और अ, आधुनिक गणतंत्र में इस तरह के सिंबल को डिस्प्ले करना, यहाँ पर कोई सत्ता का हस्तांतरण तो हो नहीं रहा है। एक नए पार्लियामेंट संसद भवन में रखने की जो बात चल रही है, तो इसमें कहीं भी किसी भी तरह से आधुनिक काल में ये बात मेरी समझ में तो नहीं आता कि इसकी क्या जरूरत है। सर आप तमिलनाडु में रहे हैं, और तमिलनाडु पेरियार की धरती, और जिस तरीके से सिंबल जो है वो राज सत्ता और पूरा ब्राह्मणवादी राज सत्ता का प्रतीक है, क्या इनका जो प्रयास है तमिलनाडु में एंट्री मारने का, वहां के सोशल डायनेमिक्स को आप बेहतर समझते हैं? क्या ये अगर पॉलिटिकल प्रयास है तमिलनाडु में एंट्री मारने का, बिकॉज अगले साल लोकसभा चुनाव भी है, तो क्या इनके लिए आसान हो पाएगा? नहीं, मेरी समझ से तो नहीं है, क्योंकि मैंने तमिलनाडु के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है, और वहाँ के समाज को जितना हमने देखा है और समझा है, तो बहुत दिनों से कोशिश चलते रही है। बीजेपी तो कुछ समय से सक्रिय है। इसके पहले एक राम गोपालन करके एक हिंदू मुन्नी के नेता हुआ करते थे, उन्होंने इसकी जमीन बनाने की कोशिश की। जी। लेकिन तमिलनाडु सामाजिक न्याय की भूमि है, और जो हम्म। दो महत्वपूर्ण दल हैं वहां पर, एक तरफ से डीएमके और दूसरी तरफ से अन्ना डीएमके, जी। दोनों दल राजनीतिक रूप से विरोधी भले ही हों, लेकिन जहां तक पेरियार के आइडियल्स की बात होती है, उनकी विचारधारा की बात होती है, सब उन्हीं की विचारधारा को फॉलो करते हैं और उन्हीं की विचारधारा की बात करते हैं। और तमिलनाडु की जनता धर्म से बहुत जुड़ी हुई है। वहाँ हम्म। के मंदिरों का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, और लोग धर्म को काफी फॉलो भी करते हैं, लेकिन वो धर्म को अपनी जाति जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। धर्म की हम्म। राजनीति नहीं होती है, और जी। कभी ऐसी कोशिश आज तक सफल नहीं हुई है। और
मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के काम से बीजेपी को कोई खास पॉलिटिकल माइलेज वहां मिलने जा रहा है। आपने राजनीति की बात की, अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ है और लगातार मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के मैनिफेस्टो का विश्लेषण कर रहा था। बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि बजरंगबली और तमाम मुस्लिम आरक्षण को खत्म करके हिंदू वोट के पोलराइजेशन करने की। 85% वहां पर हिंदू है, 85%। लेकिन उन्होंने बीजेपी को धूल चटा दिया वहां पर, उनका पोलराइजेशन काम नहीं है। तो इस पूरे सोशल डायनेमिक्स को कैसे आप देख रहे हैं? क्या वही तमिलनाडु की भी वही स्थिति है? देखिए, तमिलनाडु जो आइडिया के स्तर पर बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट रहा है, लेकिन जी, आपने जैसा भी कर्नाटक के बारे में बताया, तो ये ट्रेंड कर्नाटक में तो चूंकि चुनाव हुआ इसलिए ट्रेंड दिखा है, लेकिन जी। मैं बिहार से ताल्लुक रखता हूँ, मैं बिहार का हूँ और आज भी बिहार में हूँ, लोगों से मुलाकातें होते रहती हैं। तो धार्मिक ध्रुवीकरण की जो कोशिश हो रही है बहुत डेस्परेटली हो रही है। पहले अगर एक मुखौटा था वो भी उतार लिया गया है। मैं हम्म। देखता हूं कि बिहार के शीर्ष नेता जो बीजेपी के हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में मुख्य पदों पर हैं, उनकी भाषा, उनके स्टेटमेंट्स सीधा लड़ाने वाली बात, भड़काने वाली बात। तो अब इनको लगता है कि इनके पास चूंकि आर्थिक और सामाजिक रूप से ये समाज को वो सब नहीं दे सके जिनका इन्होंने सपना दिखाया था। जब अच्छे हम्म। दिन की बात थी और जो प्रोमिसेस थे उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, पब्लिक डोमेन में सभी को पता है क्या क्या वादे हुए थे। तो कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ और आज जनता अपने आम जिंदगी में जो परेशानी झेल रही है, जो गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, तो आज इन मुद्दों से जनता रूबरू है और अपने नेता को इन मुद्दों को एड्रेस करना चाहती है। तो इसलिए कर्नाटक में एक झांकी थी, एक बात दिखाई गई। और जी। कर्नाटक आपको भी पता है कि दक्षिण में इनकी सबसे पुरानी प्रयोगशाला रही है प्रवेश द्वार। और और दक्षिण का इनका द्वार था वो, तो वो भी बंद हो गया। जी। तो ये आज एक देशव्यापी सोच है कि जो धर्म के नाम पर समाज को तोड़ने की कोशिश है, विभाजित करने की कोशिश है, उसको नकार कर और एक ऐसी धारा से जुड़ा जाए जहां आम रोजमर्रे की जिंदगी के प्रश्नों से जूझा जाता है। दो दो छोटे छोटे सवाल। अ, अभी 3 अप्रैल को एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में, महाराष्ट्र सदन में, और हम लोग भी उसके पार्ट थे और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में। जिस ऑल इंडिया कन्फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस के बैनर तले, जिसमें स्टालिन साहब भी आए थे, पी पिल्सन साहब थे, तेजस्वी यादव थे। आपने देखा होगा, शायद आपके नजर से जी गुजरा हो। जी जी मनोज जी भी थे, तकरीबन 19 पार्टी के नेता वहां थे और एक स्वर में सोशल जस्टिस की बात की। जी मेरा ये कहना है कि दक्षिण में जब सोशल जस्टिस की बात होती है तो उसको कल्चरल लेवल पर इनकी जो कथित जो हिंदुत्व है, जो पोलराइजेशन करने की कोशिश करते हैं, वो कल्चरली इनको इनकाउंटर करते हैं मैसिव लेवल पर। आप मेरे से बेहतर जानते हैं, बिकॉज आप जी तमिलनाडु में रहे हैं लंबे समय तक। जी लेकिन क्या हमें लगता है कि जो खास तौर से हिंदी पट्टी है, उसमें कल्चरली जिस तरह से इनको काउंटर करना चाहिए था, उसमें उसमें शायद कुछ कमी रह जाती है? देखिए, आप जिस दक्षिण में और खासकर तमिलनाडु में जो जो बात आपने की, तो तमिलनाडु में सामाजिक न्याय की लड़ाई लगभग 100 सालों का है, जस्टिस हाँ। पार्टी से लेके और अन्नादुरई के मुख्यमंत्री बनने तक। जी, जी। और इसलिए उन्होंने, क्योंकि तमिलनाडु में कल्चरल जो एस्पेक्ट है बड़ा स्ट्रांग है, वहाँ का हम्म। थिएटर, वहाँ वहाँ की सिनेमा, वहाँ का इतिहास, साहित्य, सब कुछ बड़ा ही डायनामिक है और लोगों से जुड़ा हुआ है। हम्म। तो डीएमके
में जितने बड़े नेता भी बाद में हुए, वो कभी न कभी इस मुहिम से जुड़े हुए थे, चाहे वो अन्नादुरई हो या बाद में करुणानिधि हो, उनके बाद एमजी रामचंद्रन हो, एंड सो ऑन। जी तो ये जो सामाजिक न्याय की लड़ाई थी, इनको इन्होंने हर स्तर पर लड़ा। हर स्तर पर। और जो हमारे जो उत्तर भारत की बात है, तो जब से मंडल की राजनीति का प्रादुर्भाव हुआ अर्ली 90s से, तो हम्म सामाजिक न्याय की लड़ाई तो शुरू हो गई थी। बीच हम्म में कमंडल आया, और हम्म, कमंडल में कुछ मंडल के एलिमेंट्स को कैसे फ्यूज किया जाए, इसकी कोशिश की गई जी सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली। जी उनका इस्तेमाल किया गया, उनको सत्ता में वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, लेकिन उनको दिखाया गया कि हम भी आपके साथ हैं। और इसलिए कई बार हम नीच हैं, हम पिछड़े हैं, हम अति पिछड़े हैं, इस तरह की बातें सुनने में आते रही हैं। लेकिन हम्म अब उत्तर भारत में भी लोगों को ये समझ में आने लगा है कि ये सरकार सिर्फ धर्म के नाम पर आज राजनीति करने पर आमादा है। आर्थिक नीति इनकी बिल्कुल ही फ्लॉप है। मैं तो कहूंगा कि आर्थिक नीति कुछ खास है ही नहीं। आर्थिक नीति के नाम पर तुगलकी फरमान होते हैं, जैसा कि आपने 2016 में नोटबंदी देखा, अभी फिलहाल 2000 के नोट के साथ देखा। तो कहीं भी जनता को लाभ मिले, ऐसी नीति इनके पास है नहीं। और अब इनको दिख रहा है कि इनका जनाधार किस तरह से खिसक रहा है। और इसलिए जो आज जो एक रिटरिक जो बहुत ज्यादा देख रहे हैं, धार्मिक रिटरिक, आपने बिहार में देखा कि कैसे कैसे लोगों को लाके समाज में ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। तो ये जी डेस्परेट। सर, एक आखिरी सवाल लेता हूँ और आपको अभी बिजी हैं। अम्बेडकर नामा पर एक मैंने वीडियो बनाया था अम्बेडकर साहब की राइटिंग से, और उसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्र ध्वज पर बुद्ध का चक्र और राज मुद्रा बौद्ध दर्शन पर आधारित है। आप इतिहास के स्टूडेंट रहे, आप जानते हैं कि बिल्डिंग सिर्फ बिल्डिंग नहीं होता है, प्रतीक सिर्फ प्रतीक नहीं होता है, उसके पीछे एक पूरा दर्शन, एक फिलॉसफी होता है। और जो ब्रिटिश हुकूमत से जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, एक वैधानिक प्रक्रिया थी, कैबिनेट मिशन आया, तमाम ये सब हुआ, और ये सिर्फ एक सिंबल देने से कोई ट्रांसफर नहीं हुआ था, एक लंबी प्रक्रिया थी। लेकिन जब जो सिंबल्स, जो राज सिंबल जब स्वीकार करने की बात थी, तो जाहिर है डॉक्टर अंबेडकर अकेले नहीं, जवाहरलाल नेहरू की सहमति होगी, पूरे कैबिनेट की सहमति होगी, तब ये सिंबल जो है अशोक चक्र या जो झंडे पे जो चक्र है, वो तब वहां से आया होगा। मतलब इसके पीछे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो भावना है, समता, बंधुता, न्याय, तमाम ये बात है, और वो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से लेकर आ रहा था। तो क्या जो सिंबल, जो सिंबॉलिक स्थापित करना चाह रहे हैं नए पार्लियामेंट में, क्या ये पूरे दर्शन को, बौद्ध दर्शन को पलटने की कवायद के रूप में देखा जाए क्या? देखिए, आप महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेहरू, इन लोगों का जो दौर था, ये लोग अपने फील्ड में जायंट थे। और जी नेहरू जी की जो पर्सनालिटी थी, वो एक एरिस्टोटल के फिलोसफर किंग वाली पर्सनालिटी थी। जी बहुत ही लिबरल विचारधारा के थे, बहुत ही सेकुलर थे। और कोशिश उस समय से जारी है भारत में हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति हम्म करने की। लेकिन पार्टीशन के हॉरर्स के बावजूद, उस समय जो बिटरनेस था, उसके बावजूद नेहरू जी की यह क्षमता थी कि उन्होंने इस तरह की राजनीति को पनपने नहीं दिया। जी जी तो जी आज भी जो कोशिश हो रही है, जैसा मैंने कहा कि कई डेस्परेट कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये सफल नहीं होगा, क्योंकि आज का समाज जागरूक हो गया है, और सोशल मीडिया का जमाना है, और लोग तरह तरह से आज इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ही लेते हैं जी और उस पर अपनी विचारधारा बनाते हैं।
कल 2 दिन से मैं सिंगोल पे खाली मटेरियल तलाश रहा हूँ। कल रात में मैंने आपको भेजा भी था और फाइनली उसमें कुछ मटेरियल मेरे पास आ गए। बहरहाल दोस्तों, करुणा सागर साहब हैं और बहुत स्पष्टता से अपनी बात रखी। एक बात मैं आपको बताऊँ, मैं बिहार का मैं भी रहने वाला हूँ। ये कहते हैं ना, किसी को हरा नहीं सको, पराजित नहीं कर सको, तो उसको अपना जैसा मिला लो, अपने मिला लो। नेहरू, अंबेडकर सेकुलर भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं और नेहरू को अगर ये बतौर एक गिफ्ट सिंबल मिला भी होगा, तो समझते हो कि बेकार की चीज़ें साइड म्यूज़ियम में डालो और सेकुलर डेमोक्रेटिक मॉडर्न नेशन बनाओ, ये उनके पीछे दर्शन रहा होगा। लेकिन अगर नेहरू को ये दिखाते हुए कि राज सत्ता का ऐसे धर्मांतरण हुआ था, साधु आए थे और राजदंड ये सिंबल उनको दिए थे, तो उनको अगर कठमुल्ला ब्राह्मण में तब्दील कर दिया जाए, तो मतलब कि वो उसी तरह के हिंदू को साबित कर देना है। इसके पीछे ये मंशा दिख रही है, क्योंकि वो वीडियो मैंने गंभीरता से 3 बार देखा है। कहीं कोई उस समय के अखबार में नहीं छपा है, फ़ोटो ना कोई न्यूज़ है कि माउंटबेटन ने वो सिंबल जो है ट्रांसफ़र किया सत्ता हस्तांतरण के रूप में। तो ये पूरा स्टोरी फैब्रिकेटेड लग रहा है। इतिहास बहुत ही गंभीर और चुनौतीपूर्ण सब्जेक्ट है, इसलिए सरकारें बदलती हैं तो सबसे पहले इतिहास का सिलेबस बदलता है और उसमें काट-छाँट करता है। इसलिए इतिहासकार ढूँढ-ढूँढ के निकालते हैं और उनका काउंटर आर्गुमेंट डेवलप करते हैं। आप देखते रहिए अम्बेडकरनामा, और सागर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि बीच-बीच में आएँ और आपको बिहार के बारे में बताएँ और लार्जर जो नैरेटिव है देश में, देश 2 खेमों में बँट चुका है और अभी तीसरा खेमा संभव नहीं। यूपीए और एनडीए किस तरफ हैं, ये आप चुनाव कर लीजिए। शुक्रिया इससे शुक्रिया सर, पहले कि थैंक यू। आप खत्म करें, मैं जी, कहना चाहता हूँ, इस समय देश यूपीए और एनडीए में नहीं बटा है, देश दो ओके सर। विचारधारा में बटा है और वही एक 2 विचारधारा जोड़ने की है और एक तोड़ने की है। तो आज की जनता जोड़ने वाली विचारधारा के साथ जाएगी और तोड़ने वाली विचारधारा को पूरी तरह से नकार देगी। जी, एग्ज़ैक्टली वो यूपीए और एनडीए 2 विचारधाराओं का पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो मैंने भी 2 विचारधारा की ही बात करती रही। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा, जल्दी मिलता हूँ। शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद।